Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to finish the chapter number 5 connecting the dots. इसका जो भी parts है या other chapters हैं playlist का link video के end में मिल जाएगा, आप जाके वहां से सारे videos देख सकते हैं. ओके चलिए इस chapter को finish करते हैं. Visualizing data. तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि अगर हम डेटा को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करें, डेटा को विजुअलाइज करें, देख कर रिप्रेजेंट करें तो वो आसान हो जाता है समझने में. जैसे यहाँ पर क्लबिंग द कॉलम्स करके आपको दिया हुआ है. हमने जो दो डेटा पहले पढ़े थे, यहाँपुर और वहांपुर वाला है ना, अनियन के प्राइसेस दिए थे कि जनवरी में यहाँपुर में अनियन का प्राइस 25 रुपए है, वहांपुर में 19 रुपए है. तो इसको ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं या एक्स एक्सेस बोलते हैं. ठीक है, ये जो लाइन होती है इसे वर्टिकल या फिर वाई एक्सेस बोलते हैं ग्राफ पर. यहाँ इस वाली लाइन पर ये जो स्केल देख रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसे हम बोलते हैं स्केल. ठीक है, तो इसमें एक जो यूनिट है यहां से यहां तक कितना रिप्रेजेंट कर रही है? 10. ठीक है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मंथ्स दिए हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. राइट. सो जनवरी में यहाँपुर में कितना है? 25. तो देखो यहाँ पर 20 है और यहाँ 30 है, मतलब इसके बीच में 10 है, तो सेंटर वाला क्या होगा? 5 यानी 25 है ना. तो यहाँ पर 25 आ गया. अब वहांपुर का नेक्स्ट वाले ग्राफ में दिया है. ठीक है, जैसे फैब का पहले इसका देख लेते हैं 24. तो यहाँ 25 है, मतलब इससे थोड़ा नीचे 24, क्योंकि देखो यहां से यहां तक जो ये लाइन है ना, इसमें 10 पतली लाइनें हैं बीच में. जैसे एक ये गैप हो गया, 2, 3, 4, ये यहाँ पे 5 है ना इस बीच में, और फिर यहाँ पर ऐसे 10 है. तो ये सेंटर वाला क्या है? 25 है, तो इसके थोड़ा नीचे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है ना. फिर जैसे ये वाला 26 है, तो यहाँ 25 है, तो इससे थोड़ा ऊपर 26. राइट, ऐसे रिप्रेजेंट किया है. और फिर दूसरे वाले का देखते हैं. जैसे इसका कितना था? यहाँ 20 से नीचे है, जैसे 19 है, फिर 17 है, फिर 23 है. तो देखो यहाँ पर 19 है, फिर यहाँ 17 है, फिर 20 से ऊपर यहाँ पे 23 है. राइट. अब इन्हीं को अगर हम मिक्स कर देते हैं, एक साथ ग्राफ दिखाते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, दो जगह को रिप्रेजेंट करना है तो दो तरीके की डिजाइन ले लेते हैं या फिर कलर ले लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे बॉक्स लिया है, इसमें लाइनिंग ले ली, तो यहाँपुर के लिए ब्लू और ये वहांपुर के लिए रेड. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसका कितना था? 25 था, तो यहाँ पे ब्लू वाला है. इसका 19 था, तो यहाँ पर है. अब इसको देखकर समझना आसान हो जाता है. ऐसे जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कलर्स का यूज करते हैं, या ब्लैक एंड व्हाइट में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, जैसे इसमें डॉट्स वगैरह ले लिए ताकि आसानी से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर पाए. तो इस डेटा को जब हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो कहते हैं क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ. ओके, डबल कॉलम ग्राफ भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो दो कॉलम्स यूज हुए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए. नाउ स्केल क्या यूज हुआ है इसमें? तो अभी मैंने आपको बताया कि एक यूनिट जो है इसमें 10 रुपीज को दिखा रही है ना. यहां से यहां तक 10 रुपीज है, फिर 10 रुपीज है, फिर 10 रुपीज है. ओके, तो ये स्केल कहा जाता है. रिलेटिव हाइट मतलब कि अब डेटा को कंपेयर करना मंथ वाइज आसान हो गया है. कैसे? देखो यहाँ पर जैसे इस वाले का प्राइस क्या, अगर मैं बोलूं जनवरी में यहाँपुर का प्राइस ज्यादा है कि वहांपुर का, तो आपको नंबर देखने की भी जरूरत नहीं है, ग्राफ देखकर आप बता दोगे कि ये वाले का प्राइस कम है ना, ये वाला कम प्राइस का है. तो इसीलिए डेटा को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू तो आसान हो जाता है. ऐसे यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, जैसे अलग अलग स्पेस एजेंसी होती है जो लॉन्च करती है सैटेलाइट्स को, तो किस एजेंसी ने लॉन्च की है पिछले 3 सालों में. जैसे 2021 का, 22 का और 23 का डेटा दिया हुआ है. ये जो डार्क ब्लू लाइन है ये 21 की है, ये लाइट ब्लू 22 की, और ये व्हाइट वाली जो लाइन है 23 की है. ये स्पेस एक्स है, ये अलग स्पेस एजेंसी है, ये अलग स्पेस एजेंसी है. राइट, किसी अलग अलग कंट्री की, जैसे इंडिया की यहाँ पर इसरो है. अब इस पूरे ग्राफ को देखकर हमें बहुत सारे डेटा इसमें से पता चलते हैं. सबसे पहले यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है कि किस कंट्री ने कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए. जैसे 0 है, फिर यहाँ तक जो आया है 20, इसके बीच में 0 से 20 है, फिर 20 से 40. तो इसमें स्केल क्या यूज हो रहा है? 20 का, मतलब एक यूनिट 20 को दिखा रही है ना, कि 20 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं. जैसे अगर हम यहाँ पे ये वाली बात करें, कोई सा यहाँ ये ले लेते हैं, तो रॉसकॉस्मोस जो है इसका ये कौन सा लाइट ब्लू? 2022 में कितने सैटेलाइट्स लॉन्च हुई है? तो 20 से एक ज्यादा या दो ज्यादा, 21, 22 के अराउंड. ओके,
सो फिर ऐसे ही 3-3 साल का हर कंट्री का दिया हुआ है। तो एक तो इसमें ये हो गया। अब ये बच्चा कह रहा है कि आई विश दे हैड शोन गाइडलाइंस फॉर 5, 10, 15 अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट वुड हेल्प इन एस्टिमेटिंग द स्मॉलर नंबर्स। अब यहाँ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत कम सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, लेकिन क्योंकि स्केल यहाँ पर देखो 0 से 20 तक का स्केल लिया हुआ है। अब ये वाली कंट्री देखो, ये जरा सा यहीं तक आ रहा है, तो इसको यहाँ पे समझना मुश्किल हो रहा है। क्या होता अगर यहाँ पर 0 होता, 5 होता, 10 होता, तो हम और आसानी से समझ सकते थे। अच्छा ये बीच में लगभग आ रहा है, तो लगभग 2.5 या 3 है ना, 3 के आसपास आ रहा है, तो आसान हो जाता। तो यही ये बच्चा कह रहा है कि स्केल यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दूर दूर ले लिए है ना, थोड़े छोटे नंबर्स लेने चाहिए थे। Often there is a lot of information in graphs. इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। 2 स्टेप्स दिए हैं जिसके थ्रू हम इसमें क्या डेटा दिया हुआ उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे पहला है स्केल क्या यूज हुआ है, तो मैंने आपको बताया 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है ना। सो 20 एक जो यूनिट है वो 20 रॉकेट्स को बता रही है कि मतलब यहां से यहां तक आप आए तो मतलब 20 रॉकेट्स है, यहाँ 40 रॉकेट्स है। ओके नाउ ये अदर कैटेगरी जो दिया हुआ है, इसमें अदर कैटेगरी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी स्पेस एजेंसी मतलब जिनके नाम स्पेसिफिकली नहीं दिए हैं एक साथ कंबाइन कर दिया है। ऐसे ही नोट दैट इन डबल बार ग्राफ ऑफ अनियन प्राइस द मंथ्स आर शोन इन ऑर्डर। जैसे जो हमने अनियन प्राइस वाला यहाँ पर वहां पर वाला देखा था, तो उसमें क्या था सीक्वेंस में दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। लेकिन इस ग्राफ में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तो साल इस तरीके से लिए गए हैं ना, यहाँ पर सिर्फ यूनिट्स दिखाने के लिए डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। सो यहाँ दिया है ऑब्जर्व द चेंज ओवर टाइम, वेयर एज इन दिस केस अ चेंज इन ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अफेक्ट द मीनिंग। ओके, आप किस तरीके से किसको ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ सेकंड है, इससे आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, जैसे कि वी कैन से दैट यूएसए, चाइना, रशिया ये लीडिंग रॉकेट लॉन्च कर रही है, मतलब सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों ने लॉन्च किया। ये देखो ये 3 है ना, इनके ही सबसे ज्यादा है। फिर और क्या इंफॉर्मेशन इससे मिल सकती है कि स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है ट्वाइस द नंबर ऑफ रॉकेट्स इन 2022 कंपेयर टू 2021 और लॉन्च अबाउट 35 मोर रॉकेट्स इन 2023 टू कंपेयर 2022। मतलब जितना उसने 2021 में लॉन्च किया था स्पेसएक्स ने, उसका डबल लगभग 2022 में किया। तो चलिए देख लेते हैं। 2021 यानी कि डार्क ब्लू है ना, ये वाला, इसका डबल है यहाँ पर। ये देखो ये वाली लाइन यहीं तक आ रही है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये यहाँ तक है, और इतना ये और 2022 में हो गया, यानी डबल है, राइट। ये देखो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ देखो डेटा 2021 में इतना था, फिर 22, फिर 23, मतलब कम होते जा रहा है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हर साल जो लॉन्च है उनके नंबर्स जो है बढ़ रहे हैं कि उन्होंने सैटेलाइट कितनी लॉन्च की। कौन सी कंट्रीज है, देखो यहाँ से इधर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इसमें यहाँ तक था, फिर 2021 में यहाँ, फिर 22 में यहाँ, 23 में यहाँ, है ना। ऐसी और कौन सी कंट्रीज है, इंडिया का देखो, इंडिया में भी ग्राफ ऐसे आ रहा है, इसमें भी गैलेक्टिक एनर्जी में भी ऐसे हो रहा है ना। कुछ में है जो कम हो रहा है, जैसे इसमें देखो यहाँ कम हो गया, राइट। तो ये सब हम आराम से इसमें देखकर बता सकते हैं। ओके, वही कहा गया है कि अदर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अबाउट 25 रॉकेट्स इन 2023। यहाँ पे देखो जैसे अदर वाले है ना, यहाँ पे अदर्स था, तो इन्होंने लगभग 20-25 एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब कि जैसे 3 साल का टोटल निकाल लो और उसको 3 से डिवाइड कर दो, है ना। सो 2023 में जो इसका काउंट है ऑब्जेक्ट इन दिस कैटेगरी इज अराउंड 20-25, मतलब 2023 की बात हो रही है यहाँ पर। तो कैसे कह रहे हैं कि 2025 है, तो ये देखो यहां से यहां तक कितना गैप है, बीच में 20 का गैप है, तो बीच में कितना होगा 30, 20, 30, 40। अब 20 और 30 के बीच में क्या आता है 25, है ना, यहाँ पर कहीं 25 होगा, तो लगभग लगभग 25 है, तो वही यहाँ पे कहा गया है। ओके, तो इस तरीके से ग्राफ को हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। नाउ आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी जस्टिफाई यूजिंग दिस डेटा। अब जो हमने ग्राफ देखा उसको देखकर आप कौन कौन सी चीजें इसमें पता कर सकते हो वो आपको बताना है। जैसे पहला दिया है, क्या सारे ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रहे हैं ज्यादा रॉकेट्स पिछले साल के कंपैरिजन में, तो नहीं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो कम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला मैंने आपको बताया एरिना स्पेस, इसमें 2021 में ज्यादा थे, फिर 22 में और कम हुए, 23 में और कम हुए, है ना। तो पहला वाला जस्टिफाई हो रहा है क्या, नॉट जस्टिफाइड। ओके, दूसरा कह रहे हैं तो यहाँ पे लिख दोगे नॉट जस्टिफाइड। नाउ नेक्स्ट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए लॉन्च मोर देन 50 रॉकेट्स इन अ सिंगल ईयर। क्या यूएसए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 50 रॉकेट्स एक साल में एक बार में लॉन्च किया है? सिर्फ यूएसए ही ऐसी है क्या, ये वाला? तो देखो यहाँ पर 50 कहाँ आ रहा है, तो ये देखो ये 40 है और ये 60 है, तो इसके बीच में 50 आ रहा है।
है ना, यहाँ पे लगभग 50 आ रहा है। तो देखो ये भी इससे पीछे है, ये भी पीछे, सिर्फ यूएसए की एजेंसी ऐसी है जो 50 से ज्यादा लॉन्च कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जस्टिफाइड हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको ग्राफ को देख के आंसर करने हैं। टोटल नंबर ऑफ रॉकेट्स लॉन्च बाय फ्रांस इन ऑल 3 ईयर्स इज लेस देन 40। तो देखो फ्रांस का आप देखो इसमें टोटल कितना है, ये वाला एरिना स्पेस जो है ये फ्रांस का है ना, ये वाली एजेंसी फ्रांस की है, ये जनरल नॉलेज है, आपको आना चाहिए। तो इसमें एरिना स्पेस जो है देखो कितना लॉन्च किया है इन्होंने 3 सालों में, तो यहाँ तक है टोटल, तो ये 20 है यहाँ पर, है ना। तो 20 से पहले है ये, और ये यहाँ पर है, तो 20 और यहाँ पे होगा 10, है ना, 10 से भी कम है, और ये यहाँ पर सेंटर में है। तो मतलब टोटल कितना होगा लगभग, तो 8 ले लो, फिर 6 ले लो, 18 ले लो, फिर यहाँ पे 6 ले लो, 5 ले लो, तो 6 5 11 और 8 19 का 9, तो 29 लगभग इन्होंने पूरे 3 सालों में लॉन्च किया। और हमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एवरेज, तो देखो ये क्या जस्टिफाई हो रहा है, यस जस्टिफाई हो रहा है। क्यों हो रहा है ये जस्टिफाई, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं क्या 3 सालों में 40 से कम है, हाँ 40 से कम है, अभी मैंने टोटल करके बताया। तो एवरेज नंबर जो रॉकेट लॉन्च हो रहा है CASC में, क्या 3 साल में अराउंड 40 है। एवरेज मतलब क्या हो गया कि 3 सालों का आपको जोड़ना है और 3 से डिवाइड करना है। तो ये देखो क्या 40 के अराउंड आ रहा है, CASC का हम देख लेते हैं। तो पहले 3 साल का टोटल करो, है ना, ये वाले का इसका, तो यहाँ पे 40 और 50 के बीच में लगभग, यहाँ पे 50 आ जाएगा 60 के बीच में, यहाँ पर लगभग आ जाएगा 50 है और 40, तो 50 और 40 के बीच में क्या आता है 45, तो यहाँ 45 कर दो, और ये वाला तो यहाँ पीछे आ गया बहुत, है ना। तो क्या एवरेज इसमें 40 के अराउंड आ रहा है, तो यस जस्टिफाइड है। क्यों, क्योंकि देखो एवरेज 40 लाना है तो लगभग सारे 40 के आसपास होने चाहिए। तो पहला वाला तो 50 है, दूसरा वाला 45 है, तीसरा वाला थोड़ा कम है लेकिन 40 के पास ही तो है, ये देखो, है ना। तो इसीलिए ये भी जस्टिफाइड हो रहा है। ओके, इनके आंसर्स में दिखा दूंगी कैसे आपको लिखना है। नाउ इसरो लॉन्च्ड मोर रॉकेट्स देन गैलेक्टिक एनर्जी इन 3 इयर्स। इसरो ने ज्यादा लॉन्च किए गैलेक्टिक एनर्जी के कंपैरिजन में। तो देखो गैलेक्टिक एनर्जी का ये रहा, तो ये इंडिया ने ज्यादा लॉन्च किया, इसरो इंडिया का है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इंडिया इससे ज्यादा है, यहाँ भी इंडिया इससे ज्यादा है, और व्हाइट वाले में लगभग सेम है ये, तो इंडिया ने ज्यादा किया है, इसरो ने सही, मतलब ये क्या हो जाएगा, जस्टिफाइड हो जाएगा। ओके, नाउ रशिया लॉन्च्ड मोर देन 60 रॉकेट्स इन 3 ईयर। रशिया ने 60 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए हैं 3 सालों में। तो ये वाला क्या होगा, ये नॉट जस्टिफाइड। क्यों, क्योंकि देखो 60 से ज्यादा बोल रहे हैं 3 सालों में, तो यहाँ पर 20 है, ये रशिया का है ना, तो यहाँ 20 है, तो 60 से ज्यादा होने के लिए तीनों को 20 से आगे होना चाहिए, तो क्योंकि 20 + 20 + 20 तब 60 होगा। ये तो पीछे ही है सारे, इससे सिर्फ एक ही है जो 20 से आगे निकला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट जस्टिफाइड। ओके, आई होप इट इज क्लियर कि कैसे ग्राफ्स देखते हैं। नाउ लिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव कंसिस्टेंटली लॉन्च्ड मोर रॉकेट्स एवरी ईयर, जिसने लगातार ज्यादा किए। तो हमने दो, मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, एक तो इसरो ने लगातार ज्यादा किए, है ना, हर साल इनके नंबर्स जो है इसरो के बढ़े हैं, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये रहा, और एक इनका स्पेस एक्स का, ठीक है। ये दो ऐसे हैं जिनके नंबर्स जो है लगातार बढ़े हैं, ये देखो, है ना, और इसरो का भी। बाकी कोई और आपको दिख रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं। मेरा मतलब समझाने का ये है कि इस तरीके से डेटा को देखना है। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ रॉकेट्स लॉन्च्ड वर्ल्ड वाइड इन 2023, ये 200 से कम है, 400 या 600 के बीच में है, 200 या 400 के बीच में है, मोर देन 600 है। सो वी मे हैव मैनी क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे। ये क्यूरियोसिटी, आप कितने क्यूरियस है उसको बताता है, ठीक है। तो 2023 में देखो कि सारे रॉकेट्स कितने लॉन्च हुए हैं, ये इनकी संख्या क्या है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, व्हाइट वाली जो लाइन है वो 2023 को दिखा रही है ना। हमने देखा था यहाँ पे कि 2023 के लिए कौन सी लाइन है, व्हाइट वाली। तो इनका एक अप्रोक्स आइडिया, क्योंकि एस्टिमेट बोला है, अंदाजा लगाने के लिए बोला है, तो इसको चलो एक रफली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट अस जस्ट सी, यहाँ पर क्या है, बीच में 30 है तो ये 25 है, तो यहाँ 25 हो गया। ये कितना है, यहाँ पर 10 है और यहाँ 5 है, तो लगभग 5 हो गया। ये वाला भी 5 हो गया, है ना, और ये वाला भी 5 हो गया लगभग, ये वाला भी 5 हो गया, ये वाला 5 और 0 के बीच में है, तो इसको हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 20 के पास है तो इसको 19 रख लेते हैं, है ना। ये वाला 40 और यहाँ पे बीच में 50 होगा, 45 इसको रख लेते हैं, और ये वाला जो है 100 और 90 के बीच में, तो 95 रख लेते हैं। ओके, सारे हो गए। अब इनको टोटल कर दो कि कितना क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 5 10 15 20 25 25 एंड 10,
35 और 1 36 एंड 10, तो कितना आ जाएगा 36 एंड 10 46, 9 एंड 4 9 10 और 4 14 और 4 18 19 20 21, 216 लगभग आ रहा है ना। तो लेस देन 200 है क्या, तो नहीं, 200 और 400 के बीच में आएगा, है ना, ये वाला पॉइंट था। एक सेकेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 से 400 के बीच में है। ओके, नाउ समर एंड विंटर एट द सेम टाइम। यहाँ पे आपको एक डेटा दिया गया है सिटी 1 और सिटी 2 का। ये जो लिखा है जनवरी में, फरवरी में, ये क्या दिया हुआ है, आवर्स दिए हुए हैं। किस चीज के आवर्स, एक दिन में जब सूरज निकला और सूरज डूबा उस बीच में कितना समय था, कितने डे लाइट का आर था, कितने समय रोशनी रही। तो जनवरी में पूरी 210 घंटे रही, यहाँ सिटी 2 में 559 घंटे रही। ठीक है, ऐसे सारे मंथ का दिया हुआ है। अब इसमें आगे इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन देखो यहाँ लिखा है 210 459, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है ग्राफ में 5 10 15, तो ये क्या है, नंबर ऑफ आवर्स पर डे का निकाला है, एक दिन का। और यहाँ ग्राफ में कैसे दिया हुआ है, टेबल में पूरे मंथ का दिया हुआ है, जनवरी का, फरवरी का। तो एक दिन का कैसे निकाला होगा, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 210 है, तो ये पूरे 31 दिन का, एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 210 को 31 से डिवाइड कर दो, है ना, एवरेज कर लो एक बार को। या फिर इजी करने के लिए थोड़ा सा मैं राउंड फिगर में ले लेती हूँ, 3 7 से 21, लगभग 7 के अराउंड आएगा एक दिन का, है ना। ऐसे ही ये है, फरवरी में 28 डेज होते हैं, तो ऐसे करके इन्होंने डिवाइड करके एवरेज निकाल लिया है। ओके, और उसको फिर डेटा पे रिप्रेजेंट किया है। ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये सिटी 1 की है और ब्लू वाली सिटी 2 की है। अब इसमें आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इस ग्राफ को समझो। देखो इसमें ऑरेंज वाली लाइन यहाँ 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 और यहाँ, मतलब ये लगभग 5 है ना, है, तो बीच में क्या आ जाएगा, ये 10 है, 5 6 7 8 9, इस तरीके से। देखो लगभग 6 के अराउंड थी लाइट, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ जून में कहाँ पे चली गई है, 15 है, 20 है, तो लगभग 16 17 के अराउंड चली गई है। फिर से कम होते होते फिर से यहाँ पर 6 आवर्स के पास आ गई है ना। तो इसमें ऐसा हुआ है। और वहीं पर हम ब्लू वाले की बात करें तो 15 से कम होते होते यहाँ मई जून में यहाँ पर आ गई है और फिर से वही 15 के आसपास चली गई है ना। तो इसका 2 स्टेप प्रोसेस देखोगे, इसमें ये हमने देखा। फिर आप ये भी कंपैरिजन कर सकते हो कि किस मंथ में किस सिटी में ज्यादा है कम है ना। तो इसमें एक यूनिट कितना दिखा रही है, 5 घंटे को दिखा रही है ना। ये मैंने आपको बताया 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, राइट। तो एक यूनिट जो है 5 घंटे को दिखा रही है। और इससे हम क्या देख सकते हैं, एवरेज नंबर निकाला है हमने सिटी 1 में कि इंक्रीज हो रहा है जनवरी से, 17-18 घंटे तक पहुंच रहा है जून में, और डिक्रीज हो रहा है फिर से 6 घंटे तक आ गया दिसंबर में, है ना। ये वाला जो मैंने आपको बताया 6 से शुरू हो रहा है, फिर जून में यहाँ तक आ गया, फिर 6 घंटे तक आ गया। और सिटी 2 का 15 से शुरू हुआ, फिर 7-8 तक आया, फिर से 15 तक आया, है ना। ये यहाँ लिखा हुआ है देखो, ठीक है। सिटी 2 में डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। तो ये सारी चीजें हम इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं। नाउ डज दिस गिव सम आइडिया ऑफ वेयर दीज 2 सिटीज आर लोकेटेड, क्या बता सकते हो ये देख कर कि कहाँ पर ये 2 सिटी लोकेट होती हैं। तो सिटी 1 और 2 लोकेट होती है अवे फ्रॉम इक्वेटर। हमने देखा था ये अर्थ है, यहाँ इक्वेटर है ना, 0 डिग्री इक्वेटर होता है। सन की जो रोशनी होती है, इसको यहाँ पर जब सन की रोशनी पड़ रही है, देखो इतनी हम सन की लाइट ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना एरिया कवर कर रही है अर्थ पे, इतना। और यही सन की रोशनी जब यहाँ जा रही है पोल के पास, तो इतनी सी ही लाइट, जितनी लाइट यहाँ आई है ये, उतना ही अगर यहाँ जा रही तो कितना एरिया कवर हो रहा है, इतना। ऐसा इधर होगा तो थोड़ी सी सनलाइट को, मतलब सेम सनलाइट को यहाँ पे कम एरिया कवर करना पड़ रहा है, यहाँ ज्यादा। तो हीट कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ ज्यादा होगी। प्रकाश कहाँ ज्यादा रहेगा, इधर। और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो सनलाइट कम होती चली जाएगी। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिटी 1 और 2, क्योंकि सनलाइट धीरे धीरे कम हो रही है या जो भी ज्यादा हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, लोकेटेड अवे फ्रॉम इक्वेटर इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में। यहाँ देखो इमेज दिया हुआ है। तो ये जो सिटी 1 है ये फिनलैंड में एक जगह है, ओके। और सिटी 2 जो है वेलिंगटन न्यूजीलैंड में है। यहाँ पर देखो, यहाँ फिनलैंड है और यहाँ न्यूजीलैंड है,
ओके ये वाला जो है यहाँ पर है दोनों. नाउ दीज आर ऑल्सो शोन ऑन मैप. इन जून द नदर्न हेमस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड सन. जून में क्या होता है, आपने ये सन के अराउंड जो रिवोल्यूशन वाला चैप्टर है वो हमने पढ़ा था ना, कैसे रिवॉल्व करती है अर्थ, रोटेट करती है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी, वही है ना. सो मीन वाइल द सदर्न हेमस्फेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन लीडिंग टू शॉर्टर डेज. इट इज इन विंटर टाइम हियर. विंटर में वहां पे छोटे दिन होते हैं जिस वजह से कम डे लाइट है, सनलाइट है, जिस वजह से जो आप देख रहे हैं कि दिन का समय जो है कहीं कभी बढ़ रहा है किसी मंथ में घट रहा है ना. लार्ज वेरिएशन इन द डेटा इज बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम इक्वेटर. इक्वेटर ये लाइन है, इससे जितना आप दूर जाते जाओगे तो दिन की जो रोशनी है उसमें फर्क पड़ता चला जाता है. ओके वही बताया गया. नाउ is there anything more than you wish to explore? So this girl is saying, I got to know that during summer near poles one can see sun even at the midnight. And this boy is saying, very interesting, if we are there at that time we can go sightseeing even at the midnight. मतलब poles पे जो जगह होती है, अर्थ पे जो पोल है ना, यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर आपको मिडनाइट में भी सूरज देखने को मिल सकता है, आधी रात में भी, है ना. इस तरीके से हमारे अर्थ की पोजीशनिंग होती है. दिस बॉय सेइंग अगर आप उस समय भी जा रहे हो तो आप साइट सीइंग के लिए जा सकते हो, सूरज को इस तरीके से देखो ये मिडनाइट का फोटो लिया गया है नॉर्वे का. ओके नाउ नेक्स्ट है ऑल इट टेक्स इन अ मिनट. हैव यू एवर मिस्ड वॉचिंग अ क्रिकेट मैच? मान लो आपने एक मैच देख रहे हो और मिस कर दिया और नहीं देख पाए वो पूरा. सो यू कैन कैच अप इन अ मिनट बाय लुकिंग एट अ ग्राफ. तो आप ग्राफ देखकर सारी चीजें बता सकते हो उस मैच में क्या क्या चीजें हुई. जैसे कि ये मैच है, हॉरिजॉन्टल जो ये वाली लाइंस है ना, ये ओवर्स हैं, कितने ओवर है, जैसे 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, है ना. एंड वर्टिकल ये जो लाइन है ये रन्स पर ओवर है, मतलब एक ओवर में कितने रन बने. ठीक है. और यहाँ दो लाइनें दिख रही हैं आपको, ब्लू वाली और रेड वाली. इसमें और क्या डेटा दिख रहा है? पहले तो हमने देखा ओवर्स हैं और इधर रन्स दिखाए हैं. फिर वर्टिकल लाइंस इंडिकेट्स द रन स्कोर्ड ईच ओवर में, है ना. देन द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड पर ओवर एज अ डबल बार ग्राफ, ईच बार कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ टीम. मतलब ब्लू एक टीम को दिखा रही है कि पहले ओवर में ब्लू के यहाँ तक रन थे और रेड के इतने थे, दूसरे ओवर में ब्लू वाली टीम के इतने रन थे, दूसरी टीम के इतने रन थे. तो ब्लू टीम है मान लो डिनोटेड बाय ब्लू और रेड टीम है रेड से बनाया गया है. स्केल जो इसमें यूज हुआ है ये 5, मतलब एक यूनिट 5 रन को दिखा रही है. ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. सर्कल जो ये बने हुए हैं, मतलब इस वाले विकेट में, इस वाले ओवर में विकेट गया है, इंडिकेट कर रहा है विकेट फेल इन दैट ओवर. मतलब थर्ड विकेट में ब्लू टीम का एक विकेट गिरा, फिर फर्स्ट ओवर में ब्लू टीम का एक विकेट गिरा. नाउ अब कुछ क्वेश्चंस दिए हमें आंसर करने हैं. सो कैन वी टेल हु बैटेड फर्स्ट? क्या हम इसको देखकर ये बता सकते हैं कि किसने बैटिंग पहले की है? इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है. वैसे तो ये ग्राफ जो है रन्स के बारे में है और ओवर्स के बारे में, लेकिन इसको देखकर हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे 20 ओवर तक, लास्ट वाले ओवर तक ब्लू टीम खेली है लेकिन रेड टीम नहीं खेली. क्यों? रेड टीम इसके बाद, अगर रेड टीम पहले होती तो पूरा मैच खेलती ना. अधिकतर कब ऐसा होता है जब एक टीम पहले ही खेलना बंद कर दे, जब वो जीत जाए या टारगेट अचीव कर ले या मैच ड्रॉ हो जाए, ऐसा कुछ तो हम क्लियरली तो नहीं बता सकते. लेकिन अगर इस ग्राफ के बेसिस पर हम देखें तो ऐसा लग रहा है रेड टीम जो है वो विनर है और ब्लू टीम जो है वो पहले खेली है. ठीक है, तो ऐसा इस ग्राफ को देख के लग रहा है. नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी रन्स डिड द ब्लू टीम स्कोर इन ओवर 12? 12th ओवर में ब्लू टीम के कितने रन है? तो यहाँ देखो 15 है, ये रहा 15 रन है. ओके नाउ नेक्स्ट है इन विच ओवर डिड द रेड टीम स्कोर द लीस्ट नंबर ऑफ रन्स? रेड टीम के सबसे कम रन कहाँ पर है? देखो रेड टीम सब ये रहा यहाँ पर, है ना, 4th ओवर में. 4th ओवर इसका आंसर हो जाएगा. ओके नाउ नेक्स्ट है इज इट इजी टू टेल द टारगेट सेट बाय टीम बैटिंग फर्स्ट? जिसने बैटिंग पहले की है, क्या इसको देखकर हम बता सकते हैं कि टारगेट क्या रहा होगा, किसे अचीव करना पड़ा होगा? क्या ये आसान है इसको देख के बता पाना? नहीं. वैसे आप टोटल करोगे कि हाँ इसके कितने हैं, ब्लू ग्राफ्स कितने हैं, इन सबको ऐड करोगे टोटल तब बता पाओगे. लेकिन तुरंत बता पाना इजी तो नहीं है ना, क्योंकि नंबर्स इतने भी क्लियर तरीके से नहीं बताए गए हैं. जैसे ये 0 है, 5 है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट कितने रन्स हैं, तो एग्जैक्ट बता पाना थोड़ा सा टफ है. ओके सो नो, इट इज नॉट इजी टू टेल द टारगेट बिकॉज ग्राफ शोज रन पर ओवर बट डज नॉट शो द टोटल स्कोर और विच टीम बैटेड टोटल स्कोर. ओके नाउ फिगर इट आउट. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे. ये लास्ट एक्सरसाइज है आपके चैप्टर की. जो फॉलोइंग इंफोग्राफिक है, यहाँ पर देखो ये डेटा दिया हुआ है ना, ये ग्राफ दिया हुआ है. तो इसमें आपको ये देखना है शो द स्पीड्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स इन एयर, ऑन लैंड एंड इन वाटर. कैन वी कॉल दिस ग्राफ अ बार ग्राफ?
सो फ्यू एनिमल्स की स्पीड दी गई है लैंड के ऊपर, एयर में और वाटर में, है ना। सो व्हाट इज द स्केल यूज्ड इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में स्केल क्या यूज हुआ है। तो चलिए आंसर हम एक एक करके देख लेते हैं। क्या इस ग्राफ को हम बार ग्राफ कह सकते हैं? नहीं, ये क्या है, इन्फोग्राफिक है। इन्फोग्राफिक, ये आपको लिख के दिया हुआ है ना, इन्फोग्राफिक है। इसमें पिक्चर के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। स्केल क्या यूज किया गया है, तो इसमें एक यूनिट, देखो यहाँ पे स्केल में आपको दिखा देती हूँ। हर यूनिट जो है, यहाँ देखो 0 से 16, फिर 32, फिर 48, मतलब हर बार 16 ऐड हुआ है ना, 16 ऐड हो रहा है हर बार, राइट। तो इसमें एक यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्केल क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, ये स्केल है। नाउ व्हाट डिड यू फाइंड इंटरेस्टिंग इन दिस इन्फोग्राफिक, व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लोर फर्दर। इस इन्फोग्राफिक में आपको क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप इसमें क्या और ढूंढना चाहते हैं, क्या और जानना चाहते हैं। तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जो लगा, ये वाला देखो, पहली वाली जो लाइन है इसमें, मैं आपको ये एक बार ग्राफ टर्न करके दिखाती हूँ। इस ग्राफ को पहले एक बार देख लेते हैं, फिर आगे समझेंगे, है ना। हाउ फास्ट, तो यहाँ देखो स्पीड दी गई है, ये ब्लू वाले की, है ना। इन एयर, हवा के लिए ब्लू, लैंड के लिए ब्राउन और वाटर के लिए डार्क ब्लू, ठीक है। तो पहले हम एयर वाला समझ लेते हैं। इसकी स्पीड देखो कितनी ज्यादा है, ये स्केल मैंने बता दिया 16 ऐड हो रहा है ना। अब इसमें स्पीड देखो, ये जो ब्लू वाली है एयर में कितनी ज्यादा है, 322 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 322 किलोमीटर जा रहा है ये वाला जो बर्ड है, ये इतना इसकी स्पीड है ना। तो ये मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक लग रहा है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी और हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ऐसे पेयर ऑफ क्रिएचर्स का पता करो वेयर वन स्पीड इज अबाउट ट्वाइस दैट ऑफ अदर, एक की स्पीड दूसरे की डबल हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि चीता, ये रहा, ये देखो चीता की स्पीड 103 किलोमीटर पर आवर है, ये डबल है लगभग किसकी, ये रहा फ्लाइंग फिश, तो इसके लगभग क्या है, ये डबल है ना, ये यहाँ तक है और ये इसका और ज्यादा आ गया है ना। तो ये दोनों आप इसमें एग्जाम्पल लिख दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या हम कह सकते हैं कि जो सेल फिश है, कहाँ है सेल फिश का, आप देखो ये दिया हुआ, ये रहा, है ना। यहाँ पर ये जो सेल फिश है, क्या हम कह सकते हैं ये 4 टाइम्स फास्टर है किसका, हम्पबैक व्हेल का। हम्पबैक व्हेल ये रहा, तो इसका 4 टाइम्स फास्टर है। 26 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, 4 2 8, 9 10, 104। तो देखो ये 4 गुना है ना, लगभग उससे ज्यादा ही है। सो कैन वी से दैट कि सेलफिश 4 गुना ज्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू हम्पबैक व्हेल। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। एंड कैन वी से दैट कि ये जो सेलफिश है ये वाली इज द फास्टेस्ट एक्वेटिक एनिमल इन द वर्ल्ड, कि इसमें जो दिए हुए हैं इनमें से तो ये फास्टेस्ट है। क्या आप कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में जितने एक्वेटिक एनिमल है उन सब में फास्ट है? सो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि सारे यहाँ पे एनिमल्स थोड़ी दे दिए पानी में, कि हमें तो कुछ ही दिए हैं, तो इनमें तो फास्ट है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हम ऐसा नहीं कह सकते। ओके, तो ये यहाँ पे कहा गया था। अब आगे देखते हैं, ये देखो, आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ क्रिएचर्स हुज वन स्पीड इज अबाउट ट्वाइस दैट ऑफ अदर। तो हमने चीता देखा, ठीक है, चीता is about twice that of flying fish. Okay, ये हमने कैलकुलेट भी करके देखा। तो इसमें पहले वाले का आंसर हो जाएगा यस, सेलफिश जो है 4 टाइम्स फास्टर है हम्पबैक व्हेल से, लेकिन वी कैन नॉट से कि सेलफिश फास्टेस्ट एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाला जीव। ओके, तो ये हमारा हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन से स्टूडेंट्स ये लास्ट एक छोटा सा पार्ट और आ जाएगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं है ना। बस कल मैं अपलोड कर दूंगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा उसमें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, विल मीट वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.